हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मौर्य काल, मौर्य उत्तरकाल, गुप्त काल, हुणों के आक्रमण और वर्धन काल के बारे में फुल इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मौर्य काल। मौर्य काल से मतलब है कि राजस्थान की धरती पर जितनी मौर्य काल के शासकों ने शासन किया उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल राजस्थान के कुछ भाग मौर्य के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक के विराट लघु शिलालेख तथा संप्रीति द्वारा बनवाए गए मंदिर की प्राप्ति इस तथ्य की पुष्टि होती है कि भागु बेराट लघु शिलालेख राजस्थान के बेराट पर्वत की चोटी पर एक शिलाखंड पर मिला है, जिसे कनिंगम द्वारा कलकत्ता से ले आया गया। इस लघु शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। ये आम जनता या कर्मचारी को संबोधित न होकर पुरोहितों को संबोधित है। ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें उसने अपने आप को मगधिराज का मतलब होता है प्रियदर्शी राजा मगध कहा है। राजस्थान में मौर्य की मौजूदगी को साबित करने वाले अन्य अवशेष हैं चित्तौड़ किला, चित्रांग तालाब, मौर्य राजा चित्रांग द्वारा निर्मित चित्तौड़ से कुछ दूर स्थित मानसरोवर तालाब जिस पर मौर्य वंशी राजा मान का नामांकित है, कोटाई निकट कंसब शिवालय जिस पर मौर्य वंशी राजा धवल का नाम अंकित है आदि। इन प्रमाणों से मौर्य के सामंतों या प्रशासनिक अधिकारियों का राजस्थान में अधिकार होना सिद्ध होता है। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान मौर्य अपने अधीन कुछ भागों को किया है और इसमें स्थायी शासन या साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए हैं। इसके हमें अलग अलग जगह से शिलालेखों के बारे में शिलालेख या उनके द्वारा निर्माण किए गए तालाबों, नदियों या मंदिरों से उनकी जानकारी प्राप्त होती है। उनके नाम को अंकन पाया गया है। मौर्यों पर उनके शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल में मौर्य शासक बौद्ध धर्म को सबसे संरक्षण दिया है। उनके बौद्ध धर्म का विकास किया, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग किया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में जानकारी यानी बुद्ध के द्वारा जो नियम दिए गए हैं उन्हें बुद्ध कहते हैं। और धर्म के बुद्ध द्वारा जो अलग से नियम निकाले गए हैं उसे बौद्ध धर्म कहते हैं। और संघ का मतलब होता है कि इकट्ठा एकजुट होकर। बुद्ध का कहना था कि आप किसी भी कार्य को करोगे तो एकजुट होने से जल्दी या सरलता से समाप्त हो सकता है। उसकी प्राप्ति या उसका लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो सकता है, ये बुद्ध का कहना है। जिसमें उसने मगधिराज यानी कहने का मतलब मौर्य के शासकों को एक उपाधि दी जाती है। उपाधि के रूप में मगधिराज कहा जाता है। कहने का मतलब ये केवल मगधिराज केवल कर्मचारियों से संबंधित है, उससे जनता से कोई लेन देन नहीं। कहने का मतलब है पुरोहितों या उनके कर्मचारी या प्रशासनिक सेना व्यवस्था की देखरेख करने के लिए करते हैं। जनता उन्हें आम भाषा में शासक या प्रशासक कह सकती थी। जिस प्रकार से इसके अवशेष मिले चित्तौड़ किला, चित्रांग तालाब, ये मौर्य चित्रांग द्वारा निर्मित था। चित्तौड़ कुछ दूर स्थित मानसरोवर तालाब जिस पर मौर्य वंशी राजा मान का नाम अंकित है। कोटाई निकट कसबन शिवालय जिस पर मौर्य वंशी राजा धवल का नाम अंकित आदि। इन प्रमाणों से मौर्य सामंतों या प्रशासनिक अधिकारियों का राजस्थान में अधिकार होना सिद्ध होता है। केवल मौर्य उत्तरकाल का मतलब होता है मौर्य के बाद उसका जो प्रशासन किस जाति ने संभाला है उसके किस शासकों द्वारा किया गया है उसे मौर्य उत्तरकाल कहा जाता है। मौर्य वंश का स्थान शुंग वंश ने लिया। मौर्यों का प्रशासन समाप्त होने के बाद उसके स्थान ने शुंग वंश के उन्हीं कर्मचारियों में से एक शुंग वंश का कर्मचारी था, उसने उस वंश का स्थान ले लिया था। शुंग वंश की राजधानी विदिशा जो पूर्वी मालवा थी। उस समय शुंग वंश के राज्य की राजधानी विदिशा जो वर्तमान में पूर्वी मालवा में स्थित है। मौर्य उत्तरकाल में मध्य एशिया से आए यवन, यूनानी, इंडो बैक्टेरियन, इंडो ग्रीक, शक, चीतियन, कुषाणों ने भारत के विभिन्न भागों में शासन स्थापित किया है। मौर्य उत्तरकाल में
शुंग वंश की अलग अलग जातियाँ हैं, जैसे यवन, यूनानी है, ये इंडो ग्रीक, बेटेरियन कहा गया है, इंडो ग्रीक कहा गया है। शक, जो शक मूल स्थान कहाँ के, शीतियन है ग्रीक के अंदर, वहाँ से शुंग वंश के स्थान माना जाता है, शासक माना जाता है। शक वंश आया था शीतियन से। कुषाणों ने भारत के विभिन्न भागों में शासन स्थापित किया है। यूनानी राजा मिनांडर 150 ईस्वी पूर्व में मध्य का वर्तमान नगरी को अपने अधीन कर यवन राज्य की स्थापना की है। मिनांडर के बारे में एक कहावत कही जाती है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं होती कि वह सिकंदर से भी बड़ा एक साम्राज्यवादी था। कहने वाले सिकंदर से भी ज़्यादा मिनांडर ने अपने राज्य का प्रसार या प्रचार प्रसार किया है। यह केवल एक कहावत है, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला अभी तक। जो कब किया था उन्हें 150 ईस्वी। और मध्ययुग का मतलब होता है वर्तमान नगरी या चित्तौड़ के बारे में मध्ययुग कहा जाता है। की स्थापना की, यवन राज्य में स्थापना की है मिनांडर ने। यूनानी राजाओं के सिक्के राजस्थान की नगरी नलियासर व बेराट से प्राप्त हुए। इसमें तो केवल यूनानी राजाओं ने जो सिक्के चलाए हैं वो केवल राजस्थान की दो जगहों से प्राप्त हुए हैं, एक तो नलियासर और बेराट से प्राप्त हुए हैं। जब होने के बाद राजस्थान में शकों ने प्रवेश किया है। नलियासर सांबर के निकट से मिली चांदी के सिक्के से शकों ने आगमन का पता चलता है। नलियासर जो एक सांबर के निकट एक छोटा सा गाँव है, वहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए उन सिक्कों में जो तारीख या दिनांक अंकित है उनसे शकों के आगमन यानी कहने वाले राजस्थान में प्रवेश के बारे में पता चलता है। सौराष्ट्र से प्राप्त शक सत्रप उत्सवदात के लेखक के अनुसार शकों का राजा उज्जैनियन पुष्कर होता हुआ मथुरा गया तथा 57 ईस्वी पूर्व तक वे राज्य करते रहे हैं। ये शकों के एक राजा उत्सवदात के एक लेख से ये जानकारी प्राप्त होगी 57 ईस्वी तक वे उज्जैन और पुष्कर होते हुए मथुरा तक गए और वहाँ पर 57 ईस्वी तक शासन किया है। इस लेख के अनुसार उत्सवदात ने पुष्कर में स्नान करके बड़ी संख्या में गायों का दान किया है। कुषाण शासक कनिष्क के शिलालेख से यह पता चलता है कि उनका प्रभुत्व राजस्थान के पूर्वी भाग में है। कुषाण जाति के शासक कनिष्क के बारे में एक लेख से पता चलता है कि शकों ने पूर्वी राजस्थान पर राज्य किया है तथा कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से 100 ईस्वी तक रहा है। और कुषाणों से रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सुदर्शन झील अभिलेख 150 ईस्वी पूर्व में उल्लेख मिलता है कि कुषाणों का राज्य मरु प्रदेश से साबरमती के आसपास तक था। ये तो अलग अलग शिलालेख है। जो रुद्रदमन ने जूनागढ़ अभिलेख के अंदर से यह पता चलता है कि 150 ईस्वी में कुषाणों का शासन मरु प्रदेश से साबरमती तक चलता है। ये शिलालेखों से अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है, इसकी कोई फिक्स जानकारी प्राप्त नहीं होती। जो वहाँ पर मिले उन साक्ष्यों द्वारा इन कालों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दी जा रही है। गुप्त काल भी राजस्थान में अपने अधीन राज्य साम्राज्य स्थापित किया है। गुप्त काल कुषाणों के पतन के बाद प्रयाग व पाटलिपुत्र में शक्तिशाली गुप्त उदय हुआ है। ये पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर उदय है, उदय हुआ है प्रयाग व पाटलिपुत्र में। उस समय राजस्थान में आबरी, नाग, मालव और अयोध्या आदि गणराज्यों के अपने क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। आपको पता है पहले की वीडियो के अंदर ही आबरी, नाग, मालव आदि अयोध्या जातियों के बारे में आपने पढ़ा है। ये जातियाँ सिकंदर के युद्ध के भय के कारण वो अपने अपने शासन छोड़कर राजस्थान में प्रवेश किया था और राजस्थान में सबसे पहले कोटा में प्रवेश किया था इन्होंने, अयोध्या, आबरी, नागवा, मालवा आदि जातियों ने। अब गुप्त काल आते थे, इन्होंने अपना अलग से ही राजस्थान में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया है। इन जातियों ने कर लिया था, आदि बारे में कर लिया था। आदि गणराज्य अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहे थे। राजस्थान में गुप्तों का प्रत्यक्ष अधिकार तो नहीं हो स्थापित हो सका, किंतु एक प्रबल साम्राज्य के स्वामी होने के कारण यहाँ के गणराज्यों ने उनकी अधीनता अवश्य स्वीकार कर ली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि किसके कारण किन जातियों ने अपना अधीनता स्वीकार की। गुप्त काल में गुप्तों के साम्राज्य में जो शासक हुए थे उनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि राजस्थान में आबरी, नाग, मालव, अयोध्या आदि जातियों ने
उनके नाम के कारण उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने कोई युद्ध या कोई आक्रमण नहीं किया, फिर भी वो अपने तरफ से उनको कर आदि देने लगे, तो वो अपने अधीनता स्वीकार कर ली। उनके नाम पे कहने वाले उनके नाम से ही उन्होंने राज्य करना स्वीकार कर लिया। आबिर नागा मालवा उद्य जातियों ने उनका प्रभुत्व कहने वाले प्रबल साम्राज्य के स्वामी होने के कारण, प्रत्यक्ष का मतलब होता है उन्हें उनके कुछ शासकों ने वहाँ पर अगर राजस्थान में राज्य नहीं किया है। गुप्त काल के शासकों ने राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया है। वो उनके नाम के कारण उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ के राजाओं ने अधीनता स्वीकार अवश्य कर ली है। समुद्रगुप्त गुप्त काल का सबसे बड़ा या प्रबल या शक्तिशाली या यशस्वी आदि राज्य, गुप्त काल का सबसे बड़ा सम्राट समुद्रगुप्त को माना जाता है। सबसे बड़ा इसका शासनकाल 335 से 80 ईस्वी तक माना था। ये पर्याप्त प्रस्तुति अभिलेख या हरिशचंद्र द्वारा लिखित रचनाओं से इसके शासनकाल या इसके प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और समुद्रगुप्त एक ऐसा गुप्त शासक था जिसने राजस्थान में आकर अवध्य, नागा, आबरी आदि जातियों पर आक्रमण करने का निश्चय किया था। इससे बात की पुष्टि होती है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त ने राजस्थान स्थित गणराज्य आबरी, नागा, मालवा, अवध्या आदि के विरुद्ध कौन ने 351 ईस्वी में बयान छेड़ा है। कहने मतलब उनके विरुद्ध सेना के नेतृत्व में अपने कर्मचारी को भेजने लगा था इनके खिलाफ। इन राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली है। इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन समुद्रगुप्त के शासन में ये अपने कुछ अलग ही नियम बनाता था। जैसे कि इन गणराज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन इन गणराज्यों के प्रति समुद्रगुप्त की नीति कैसी थी कि न सर्वर कर दान, आज्ञाकरण व परमागमन नीति का अनुसरण किया है। यह एक नीति है जो समुद्रगुप्त की राज्यों के प्रति रही है। यह कि एक बहुत बड़ी या अलग तरह से समझ सकते हैं इसको। न सर्वर कर दान कहने वाले समुद्रगुप्त के कर्मचारी या उसके नेतृत्व में जो युद्ध हुए हैं, कुछ राज्यों में तो उन्हें उसके सभी राज्यों आदि को अपने अधीन कर लिया पूरा, क्यों सर्व कर उनके रानियाँ और आदमियों, सैनिकों सभी को। और आज्ञाकरण एक तरह से उन्होंने अपने शासन या अपने राज्य में रहते हुए आज्ञा देकर वहाँ के राज्य का कार्यभार संभाला और वहाँ पर नियुक्त कर दिया। और परमागमन कहना उन्हें क्षमा करके उनका राज्य उन्हीं को सौंप कर वो वापस चला गया है। इस प्रकार से 3 प्रकार की नीतियाँ रही है समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो कौन कौन सी रही है। न सर्व कर दान, आज्ञाकरण, परमागमन नीति का अनुसरण किया है और उन्होंने अपने साम्राज्य के प्रत्यक्ष विलय नहीं किया है। समुद्रगुप्त ने इन राज्यों पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन उन्हें अपने राज्य में मिलाया नहीं, उनके ऊपर ही छोड़ दिया। उनसे केवल कर वसूल किया है समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के मरणोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 380 से 414 ईस्वी में शकों के अंतिम शासक महाक्षत्रप और रुद्र सिंह तृतीय को मारकर पश्चिमी मालवा व गुजरात पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और उज्जैन को अपने द्वितीय राजधानी बनाई है विक्रमादित्य ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजस्थान के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लिया और भरतपुर से गुप्त शासकों के अनेक सिक्के मिले हैं। इससे संकेत मिलता है कि गुप्त शासकों ने राजस्थान के विभिन्न भागों पर 100 वर्षों से अधिक तक शासन किया है। गुप्त में सबसे पहले शासन या साम्राज्य स्थापित करने वाला है विक्रमादित्य, राजस्थान के अंदर जो अपना स्वयं का राज्य स्थापित कर पाया है। और उन्होंने कहाँ से अधिकतर सिक्के प्राप्त होते हैं? गुप्त काल के भरतपुर से, क्योंकि उन्हें इससे पता चलता है कि गुप्त भरतपुर से ही उन्होंने अपना शासन प्रशासन या अपना मुद्राओं का प्रचार प्रसार किया है। एक अनुमान लगाया जा सकता है। हुणों का आक्रमण के बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पिंडारी और हुणों के आक्रमण से ही राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की है। हुणों या पिंडारियों का सबसे पहले प्रभाव क्षेत्र या उनके लूट मार का कारण चित्तौड़ रहा है। चित्तौड़ नहीं, कोटा रहा है। कोटा सबसे ज़्यादा रहा है।
गुप्त साम्राज्य के बाद एक केंद्रीय शक्ति के अभाव में राजस्थान के गणराज्य आबिर, नागा, मालवा, ओद्य आदि आपस में लड़कर कमजोर पड़ गए। गणराज्य एक केंद्रीय शक्ति कहने का मतलब इन राजाओं या इन राज्यों के ऊपर कोई एक शक्तिशाली एक केंद्रीय शक्ति जो कि इनको आज्ञा दे सके कि ऐसा शासन प्रशासन करे या जनता का ऐसा ध्यान रखें। एक खुद ही अपने आपस में लड़के आपस में कमज़ोर होते गए। और आपको पता है जब दो राज्य लड़ते हैं तीसरा फायदा उठाता है। वैसे ही हुनों और पिंडारियों ने इन राज्यों के विरुद्ध अपना लाभ उठाया और उन्होंने यहाँ पर लूटमार का कार्य करने लगे और उनको राज्यों से प्रशासन में आगे करने लगे। से कसर हुनों के आक्रमण ने पूरी कर दी। उन्होंने राजस्थानी गणराज्य व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। गणराज्य व्यवस्था अभी चल रही, वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही केंद्रीय शक्तिकरण, वो व्यवस्था उस समय में पूरी तरह से समाप्त कर दी। कहने को उन्होंने एक तरह से वर्तमान में जिस प्रकार हिटलर के नाम को आप जानते हैं उसी प्रकार उन्होंने अपने यहाँ पर शासन करना स्थापित कर लिया जबरदस्ती। हुनों शासक तोरमाल ने 503 ईस्वी में राजस्थान का आधिपत्य जमा लिया। उसके उत्तराधिकारी मयूरकुल का भी राजस्थान के कई भागों पर अपना अधिकार बना रहा। मयूरकुल हुनों का एक प्रभावशाली या एक शक्तिशाली या सौभाग्यशाली या प्रभुत्व जमाने वाला राजा था मयूरकुल, जो एक राज्य की स्थापना राजस्थान में कर सका है। शिव मतावलंबी और मयूरकुल ने उदयपुर के बारडोली नामक स्थान पर एक शिव मंदिर बनवाया है। चीनी यात्री हेवेंगसांग के अनुसार शिव मतावलंबी मयूरकुल के बौद्ध धर्म का भयानक संपीड़क था। आपको इस टॉपिक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मयूरकुल या हुनों के राजाओं ने कौन सी मतावलंबियों पर रहा, तो वह शैव मतावलंबियों पर आधारित रहा। बौद्ध मतावलंबियों को तो इन्होंने संपीड़क यानी भयानक तरीके से बौद्ध धर्म का इन्होंने अपमान किया या एक तरह से मिटाने की पूरी कोशिश की है उन्होंने। शैव मतावलंबियों का मतलब होता है वैष्णव शैव आदमी। शैव के अंदर शिव मंदिर या शिव के संबंधित धर्मों का प्रचार प्रसार किया जाता है या उनके अनुसरण उनकी संस्कृति की तरह ही कपड़े पहनाए जाते हैं आदि के बारे में कहने वाला शिव से संबंधित ही कार्य किए जाते हैं। जिन्होंने सबसे पहले मयूरकुल उदयपुर की बारडोली में एक शिव मंदिर बनवाया है। और इसकी जानकारी कहाँ से थी? हेवेंगसांग, जो एक चीनी यात्री एक बहुत बड़ा ही इतिहासकार माना जाता है जो मयूरकुल के शासनकाल में आया था। शैव मतावलंबियों ने मयूरकुल के बौद्ध धर्म का भयानक संपीड़क, बौद्ध धर्म को उन्होंने बहुत बुरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की। जो बौद्ध धर्म के सिकंदर आदि ने सिकंदर क्या चंद्रगुप्त आदि ने बौद्ध धर्म के जो मंदिर आदि का निर्माण किया तो उन्हें मयूरकुल ने उनको समाप्त करवा दिया। अधिकतर जगहों पर वर्तमान में भी देखने को मिलता है कोई मंदिर बौद्ध धर्म का टूटा हुआ रहता है, जो ये हुनों या पिंडारियों काल में ही हुआ है सब कुछ। अत्यंत क्रूर और रिक्त पिपासु था। क्रोध बहुत ही ज़्यादा क्रोध करता था। वो अत्यंत क्रूर और रिक्त पिपासु था। कहने वाले जो बौद्ध धर्म को जो मानते थे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता था। रक्त पिपासु यानी उन कुछ लोग रक्त धर्म के बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने वालों को मृत्यु घाट भी उतार देता था। इतना क्रूर था मयूरकुल। उसने विराट नगर के बहुत विवाद था गंगानगर क्षेत्र के रंगमहल बारडोली आदि स्थानों का विनाश किया है। दो जगहों को नाम आए हैं, तो विराट और गंगानगर क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म के मंदिर या उससे संबंधित जो प्रचार प्रसार की वस्तु थे उन्होंने खतरनाक तरीके से विनाश किया। यहाँ के मंदिर को तुड़वा दिया। वहाँ के पंडित या बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसारक थे उनको उन्होंने मरवा दिया है। मयूरकुल ने मरवा दिया था उस समय। गुप्तों के पतन और हुनों द्वारा अराजकता पैदा करने की स्थिति से लाभ उठाकर मंदसौर के यशोधर्मन 332 ईस्वी के आसपास मयूरकुल को पराजित कर हुनों का अंतिम रूप से भारत में उन्मूलन किया है। कहने का मतलब हुनों का दमन राजस्थान के यशोधर्मन ने 332 ईस्वी में कर दिया। जो वर्तमान के जो भारत के अंतिम राजा था हुनों का मयूरकुल को पराजित कर दिया था उसने और भारत से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था हुनों को। ये भी किन किन के बीच में युद्ध? गुप्तों के पतन और हुनों द्वारा अराजकता। गुप्तों का पतन हो रहा था और हुनों का अराजकता पैदा करने के कारण दोनों में युद्ध हो रहा था। तो यशोधर्मन ने उनके बीच में युद्ध का लाभ उठाकर उसने मयूरकुल को पराजित करवा दिया और हुनों का हमेशा के लिए भारत से समाप्त हो गए। मतलब उनकी
कहने का मतलब उनकी जाति या जो भी शासन प्रशासन की नीति थी तो उसका वंश समाप्त हो गया था। यशोधर्मन ने करवा दिया था। यशोधर्मन ने राजस्थान में अपने अधिकारी अभेदत्त, जिसका पद राजस्थानीय था, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नियुक्त किया था। यशोधर्मन ने अभेदत्त नाम का एक व्यक्ति था, उसको जिसका पद का नाम रहता है, जैसे भी वर्तमान में जो हमारी केंद्रीय शक्ति या हमारे मुख्यमंत्री को बस सीएम कहते हैं, वैसे ही उस समय सीएम राष्ट्रपति कहा जाता है, वैसे उस समय राजस्थानीय था, प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करता था कि प्रशासनिक किस कर्मचारी को कौन सा काम दिया जाए या किस सेना का अधिकारी किसे बनाया जाए आदि के बारे में ध्यान रखता था स्थानीय पद वाला व्यक्ति। यशोधर्मन के शासनकाल में राजस्थान की समृद्धि और आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई है। समृद्धि यानी आर्थिक व्यवस्था में से सुधार हुआ है, आर्थिक विकास हुए हैं, मंदिरों आदि का निर्माण किया गया है। लेकिन यशोधर्मन के मरणोपरांत राजस्थान में पुनः अराजकता फैल गई और राजस्थान में एक तरफ यशोधर्मन के अधिकारी जो राजस्थानीय कहलाते थे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने की चेष्टा करने लगे तो दूसरी तरफ प्राचीन गणराज्य की शक्ति जुटाने लगे। एक तरह से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि यशोधर्मन के बाद अराजकता पैदा हो गई। यह अराजकता पैदा करने का कारण मुख्य क्या था? यशोधर्मन के खुद निजी अधिकारी थे जो राजस्थानीय कहलाते थे। उन्हें जो विभागों का राज्य दिया गया था अलग अलग कुछ राजस्थानियों को, तो वह खुद ही अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने की चेष्टा करने लगे और आपस में लड़ने लगे और खुद ही एक स्वयं राज्य स्थापना की इच्छा प्रकट करने लगे। और फिर जनता में भी थोड़ी बहुत जागरूकता आने लगी थी यशोधर्मन के कारण, तो उन्होंने भी गणराज्य की विचार किए या गणराज्य की स्थापना के लिए एकजुट होने लगे थे। इससे आपस में युद्ध होने लगा और अराजकता का खतरा मंडराने लगा, यानी अराजकता फैलने लगी हद से ज़्यादा। वर्धन काल का आरंभ 7वीं सदी के आरंभ में भारत के उत्तर पश्चिमी गुर्जर लोगों ने आकर राजस्थान पर अधिकार जमा लिया। गुर्जरों को राजस्थान में प्रवेश कब माना जाता है? 7वीं सदी से माना जाता है और राजस्थान पर अधिकार कर लिया। राजस्थान में जैसे भरतपुर में भी जाटों का अधिकार माना जाता है, वैसे राजस्थान में भी गुर्जरों का कहीं कहीं पे अधिकार माना जाता है। भीनमाल मुख्य स्थान रहा गुर्जरों का भीनमाल, जो वर्तमान में जालौर के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य स्थल भीनमाल रहा है, जो अपनी राजधानी बनाई है। गुर्जरों ने अपनी राजधानी किसको बनाई? भीनमाल, जो वर्तमान में किस नाम से जाने? जालौर। 7वीं सदी के पूर्व धर्म में उत्तरी भारत में वर्धन वंश यानी पुष्यभूति शासकों का शासन था। ये पूरे उत्तर भारत की भी आ रही है, साथ में राजस्थान के साथ साथ उत्तर भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो उस समय उत्तर भारत के वर्धन वंश का शासक था पुष्यभूति, या पुष्यभूति को ही वर्धन काल का संस्थापक माना जाता है। और वर्धन वंश के प्रथम महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन 580 से 305 ईस्वी ने गुर्जरों का राज्य नष्ट किया। कहने का मतलब गुर्जरों या वर्धन काल के अंदर सबसे शक्तिशाली जो वर्धन वंश में सबसे प्रभाकर, या जिस प्रकार से मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है उसी प्रकार प्रभाकर वर्धन का भी नाम आता है। प्रभाकर वर्धन जो कि एक शक्तिशाली राजा हुआ था, उसका शासन 580 से 605 ईस्वी में माना जाता है। राज्य नष्ट किया है। मालवा पूर्वी राजस्थान में वर्तमान में के शासक मानसेन गुप्त ने भांजे प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर करनाल हरियाणा से राजस्थान के दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कहने उस समय में हरियाणा ऐसे कोई राज्य ना हुआ करता, वह केवल क्षेत्रों के नाम से जाना जाता था। उससे करनाल नाम का एक क्षेत्र रहता था, वो वहाँ पर भी राजस्थान की सीमा या राजस्थान की सीमा तक माने जाते थे। तो उस समय वहाँ का शासक प्रभाकर वर्धन था, जो वर्तमान में कौन से थानेश्वर के में स्थित करनाल जिला है और हरियाणा राज्य है वर्तमान में, एक राजस्थान से लगा दिया गया। प्रभाकर वर्धन के पुत्र हर्षवर्धन ने 407 ईस्वी 447 में गुर्जरों से भीनमाल छीन लिया। प्रभाकर वर्धन ने कब छीना? 407 से 447 ईस्वी में। और मालवा को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से मिले संयुक्त विलेखों से हर्षवर्धन, जिसने प्राचीन भारत का अंतिम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, यह साम्राज्य विस्तार का संकेत मिलता है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतिम भारत का साम्राज्य निर्माता या साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य रहा जिसे अंतिम सम्राट माना जाता है हर्षवर्धन को। इन साम्राज्य विस्तार के अंदर हर्षवर्धन अंतिम हिंदू साम्राज्यवादी शासक रहा है। अंतिम हिंदू हर्षवर्धन, इससे एक क्वेश्चन बनता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का अंतिम साम्राज्य निर्माता या साम्राज्य विस्तार का संकेत किस शासक या किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो वह हर्षवर्धन होगा उसका आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अनुसार राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र हर्षवर्धन के साम्राज्य में शामिल था। हर्षवर्धन ने 647 ईस्वी तक साम्राज्य किया है और हर्षवर्धन 647 ईस्वी तक राज्य किया और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन निसंतान रहा है। निसंतान का मतलब है जिसका कोई संतान पैदा नहीं होती है, उसके कोई गोद ली नहीं रखी हो, क्योंकि प्राचीन समय गोद लेना भी एक तरह से ये अपने संतान को मानना है, उसका अपने संतान की तरह मानता है और उसे अपने राज्य सौंप देता था। लेकिन हर्षवर्धन ने किसी को गोद भी नहीं लिया और नहीं उसकी कोई संतान हुई, और निसंतान मरने के कारण राज सिंहासन में उसके अमात्य अर्णवास ने कब्जा कर लिया। उसकी मृत्यु के बाद पुनः अराजकता फैल गई और छोटे छोटे गणराज्यों में राजस्थान का क्षेत्र उस वर्तमान प्राचीन समय जो क्षेत्र था वह विभिन्न भागों में बढ़ गया। अमात्य का मतलब भी अमात्य होते हैं कि जो राजा की राय देते थे, कहने का मतलब राजा को शासन प्रशासन में सहयोग करते थे और जो कर वसूल करते थे आदि के बारे आदि उनके देखरेख में होता था, वो अमात्य कहलाते थे। इस प्रकार से इन राज्यों में राज्य निर्माण होते गए और अपना क्षेत्र निर्माण करते रहे और एक दूसरे आपस में लड़कर एक दूसरे की क्षेत्रों को अपने अधिकार में करते रहे और जनताओं पर अत्याचार होते रहे हैं प्राचीन काल में। वर्तमान में तो गणराज्यों की स्थापना हो गई है जो अपने अधिकार क्षेत्र में या अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति बोल सकता है। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी को अधिकार नहीं दिया जाता था। सभी अपने अपने क्षेत्रों या अपने अधिकारों के लिए राजा से या उस समय जो शासक होता था उसको गुहार करनी पड़ती थी कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, ऐसा हो रहा है। वो राजा जो फैसला लेता था या जो आज्ञा देता था उसको वही करना पड़ता था, उसे मान्य हो या नहीं हो, सभी उसी के देख रेख में होता था। इस प्रकार से हमारा मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल, गुप्त काल, हुणों का आक्रमण, हर्षवर्धन काल आदि के बारे में समाप्त होता हुआ और वीडियो भी एंडिंग की तरफ जा रही है। इसलिए वीडियो इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, कमेंट में आपको 100% जवाब दिया जाएगा और इससे संबंधित आपको प्रश्न उत्तरी भी करवाई जाएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की अलग से PDF बन के आपको बहुत जल्द हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। इस तरह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको आने वाले समय में 3D के अंदर आपको PDF भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सप्लाई कर दी जाएगी। आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।